नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपना जो चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का 5, उसके बाद में जो चैप्टर नंबर आता है 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अपन इसमें देखने का प्रयास करेंगे। कितनी समस्या हो सकती है, कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। कृषि योग्य जो भूमि है वो घट रही है धीरे धीरे। ये पर्यावरण को लेकर प्रमुख समस्याएं कि कृषि करने के योग्य जितनी भी भूमियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। चारागाहों में चारे खत्म हो रहे हैं। इस वजह से जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को पालने से मना कर रहे हैं या उनके पशुओं का पालन करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मत्स्य भंडार घट रहे हैं। जो मछली पालन की स्थिति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न स्थिति उत्पन्न हो रही है। जल प्रदूषण बढ़ रहा है धीरे धीरे। संसार में जल प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके पीछे लोगों को कम जागरूक करना भी महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जल की कमी हो रही है, दुनिया के सामने जल की कमी है और स्वच्छ जल की तो महत्वपूर्ण स्थिति में कमी है कि शुद्ध रूप से जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लोगों को। तो ये पर्यावरण की प्रमुख समस्या के रूप में इसको देखा जा सकता है। खाद्य उत्पादकों में कमी हो रही है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी कमी हो रही है दुनिया के सामने। विकासशील देशों में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। जितने भी विकासशील देश हैं जैसे कि भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये जितने भी विकासशील देश हैं इनके सामने पीने के लिए स्वच्छ पानी की प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा सकता है। वनों के अंधाधुंध कटाई हो रही है। वनों के अंधाधुंध कटाई होने के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जैव विविधताएं बहुत सारी कम हो रही है। जहाँ कभी जंगलों में बहुत सारी जैव विविधताएं होती थी उन जंगलों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है। वहाँ की जैव विविधता कम होती जा रही है। ओजोन परत में छेद हो चुका है। ओजोन परत में छेद होने के कारण जो संसार में इस पृथ्वी पे तापमान का निरंतर वृद्धि हो रही है। तापमान का निरंतर वृद्धि होने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। उसके बाद में पराबैंगनीकरण धरती पे आ रहे हैं जिससे लोगों में स्किन कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं तेजी से। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न एक ये बन सकता है कि रियो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। वहाँ पर 1992 को ये सम्मेलन होता है। यूएनओ का पर्यावरण विकास का मुद्दा था, इसी को लेकर सम्मेलन हुआ था। इसमें 170 देश शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में हजारों स्वयं संगठन भी शामिल हुए थे। इसमें कई बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल हुए थे। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जा सकता है। तो अपन को बात ध्यान क्या रखनी कि 1992 में इसका सम्मेलन होता है। रियो डी जेनेरो सम्मेलन होता है। यूएनओ का जो पर्यावरण और विकास का मुद्दा था उससे रिलेटेड ये सम्मेलन होता है। 170 देश शामिल होते हैं इसमें। इस सम्मेलन में हजारों स्वयंसेवी संगठन भी शामिल होते हैं। इसमें कई बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल होते हैं और इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जा सकता है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है। साझी होती है परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, इससे किस प्रकार का अभिप्राय है, ये भी प्रश्न बन सकता है आपको। पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रवैये अलग अलग है। जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का और दक्षिणी गोलार्ध इनका रवैया अलग अलग रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में वह आज मौजूद है, परंतु सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्होंने पहुँचाए हैं। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश बराबर की हिस्सेदारी निभाए, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध वाले जो देश हैं वो विकासशील देश से चाहते हैं कि पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा विकसित देशों ने पहुँचाए, इसलिए उनकी नुकसान की भरपाई भी वो ज़्यादा विकसित देश ही करे। जबकि यदि दोनों के मध्य बंटवारा स्थिति या पर्यावरण की जो प्रदूषण की स्थिति है वो एक जैसी रखेंगे तो जो विकासशील देश है वो अपना विकास किस प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए उत्तरी गोलार्ध के जो जितने भी देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं पर्यावरण को, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। विकासशील देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। इस कारण से 1992 में रियो सम्मेलन में इस प्रस्तावित किया गया और मान लिया गया कि सिद्धांत को ही साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया। साझी जिम्मेदारी है पूरे विश्व की, लेकिन इसको अलग अलग जिम्मेदारी के रूप में भी देखा जा सकता है। और जो ये अलग अलग जिम्मेदारी है इसका बनना महत्वपूर्ण था क्योंकि उत्तरी जो गोलार्ध है वहाँ विकसित देश हैं अधिकतर और जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ विकासशील देश हैं। यदि इनकी स्थिति पर रोक लगा दिया जाता है तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में यदि पर्यावरण को नुकसान होता है तो अधिकतर जो नुकसान किया है वो विकसित देशों ने किया है। इसलिए ये जो स्थिति है वो बराबर की स्थिति ना होकर अलग अलग परंतु मतलब अलग अलग स्थिति होनी चाहिए। साझी साझी स्थिति है लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल से क्या अभिप्राय है। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना
करने का लक्ष्य किया है। जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसका कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक कार्बन आदि गैसों के बारे में ऐसा माना गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं और इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न देशों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। भारत सरकार ने पर्यावरण भारत सरकार ने पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? तो अपने भारत के पक्ष में ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर किस प्रकार के बदलाव और नई पॉलिसी लागू की है। भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया है। भारत ने स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य कर दिया है और अभी अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी चलाए गए हैं। तो बहुत सारे सुधार किए हैं भारत ने भी पर्यावरण को लेकर। भारत में सीएनजी के द्वारा गाड़ियां चलाई जा रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 2003 में बिजली अधिनियम भी पारित कर दिया गया है। स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने लगा है। बायोडीजल के प्रयोग को मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मंजूरी दे दी गई है और रसोई गैस को प्रोत्साहन दिया गया है। इस वजह से भारत ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण को क्षति बहुत कम हो और वह तेजी से आगे बढ़ सके बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। मूलवासियों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है? समानता के लिए संघर्ष करते रहते हैं मूलवासी, आदिवासी महिलाएं, और विकास के लिए उनका संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि वो आम नागरिकों को जितनी सुविधाएं प्राप्त होती है वह मूलवासियों को प्राप्त नहीं हो पाती है। मूलवासी लोगों को स्वतंत्रता मूलवासी लोग स्वतंत्र पहचान की मांग करते हैं। हमेशा ही मूलवासी स्थान पर हक की मांग करते हैं और उनके जो प्राकृतिक आवास है वो धीरे धीरे नष्ट किए जा रहे हैं। जंगलों को ना उजाड़ने की भी मांग करते हैं। वो उनके जीवन में दखल अंदाजी ना करने की मांग करते हैं। लेकिन बहुत सी बार अपन ये देखते हैं कि कुछ अछानी जो स्थितियाँ होती है, जो गलत नीतियाँ होती हैं, उसके कारण से मूलवासियों के लिए बहुत विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको, और उनकी स्थिति पर्यावरण को संरक्षण को लेकर है और उनके लिए जो उनको संघर्ष करना पड़ रहा है समानता के लिए। उनको सही तरीके से संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनको समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और असल मायने में देखा जाए तो वनों का संरक्षण को प्रोत्साहन कर रहे हैं मूलवासी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे अपन ने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।